प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक ऋतुकालीन काव्य और बीए बीएड के अंदर जो सेकेंड ईयर के अंदर जो पाठ्य पुस्तक लगती है उसका अध्ययन कर रहे थे। और इसी क्रम में हम लोगों ने जो ऋतुकाल है और ऋतुकाल की जो परिस्थिति और प्रवृत्ति है उन प्रवृत्तियों को लेकर के हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके पश्चात अब जो ऋतुकालीन परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में हमने सामाजिक परिस्थिति को पढ़ा, राजनीतिक परिस्थिति को पढ़ा, धार्मिक परिस्थिति को पढ़ा, साहित्यिक को पढ़ा। किंतु इसके साथ साथ अब उस समय के जो रचनाकार थे, ठीक है, तो उन रचनाकारों के ऊपर हम लोग अगर प्रकाश डालें तो ये चीजें हमारे सामने निकल कर सामने आती हैं कि इन परिस्थितियों के अलावा भी जिस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि जिस तरह से केशव को अपनी रचनाओं के लिए 21 गांव की जागीर दे दी गई। तो यहाँ कुछ कवियों, ये जो कवि थे वो दरबारी कवि थे और दरबारी कवि होने के साथ साथ इनकी कुछ मजबूरियां भी रही। जैसे हम लोग इन पे नजर डालें तो ये कहते हैं कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ये अपना एक बिंदु हो गया, ठीक है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्योंकि अधिकांश कवि वो राज्य आश्रय में पल रहे थे। इस युग के अधिकांश कवियों को राज्य आश्रय प्राप्त था। कहने का मतलब ये लोग सारे के सारे एक राज्य आश्रय में पल रहे थे, समाज से उनको कम ही लेना देना था। समाज के बारे में उनके जो विषय थे, ये समाज की जो कह सकते हैं कि एक तरह की जो कमियां थी उन कमियों को उन्होंने कम ही उजागर किया। जबकि यहाँ अपने जो शासक हैं उनके जो शील सौंदर्य स्वभाव व्यक्तित्व को लेकर के उनकी जो प्रशंसा है वो लोग अधिक करते रहे। तो इस दृष्टि से देखें तो देखने से हमारे सामने जो पंक्ति लिखी है वो कहती है कि इनकी प्रशंसा करना इनकी मजबूरी थी। अब ये जो जिनके यहाँ कह सकते हैं ना कि जिनके यहाँ पल रहे हैं और उन्हीं की प्रशंसा करना इनकी एक तरह की मजबूरी बताई गई। अब उस समय रीतिकाल पर एक नजर डालें तो रीतिकाल के अंदर जो कवि रहे तो उन कवि में जैसे मैंने आपको बताया ना कि अधिकांश कवि माफ करना, अधिकांश कवि दरबारी हैं। तो इनमें कौन कौन से कवि दरबारी हैं, ठीक है। केशवदास की जो रचना है एक तरह से आचार्य बने ये अपने आप में, ठीक है। चमत्कार की प्रवृत्ति को रखा, संवाद योजना रखी, ठीक है, अपने संवादों के माध्यम से रामचंद्रिका का वर्णन किया। उसके साथ साथ है ओरछा नरेश, ओरछा एक स्थान का नाम, ओरछा नरेश, नरेश मतलब राजा का जो नाम है वो इंदर सिंह के दरबारी कवि थे। अब मैं आपको बता दूं, एक राजा, एक महाराजा, एक सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट। तो इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार थोड़ा सा उदाहरण से दोबारा समझ लेते हैं। सिर्फ एक उदाहरण के लिए संख्या इनकी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये मान के चलो कि एक राजा, उसके यहाँ ये मान चलो कि 1000, ठीक है, उनके राज्य के अंदर 1000 सैनिकों के ऊपर, या कह सकते हैं कि उनके जो अनुयायी और उनके ऊपर एक शासन करने वाला, तो ये हो गया एक तरह से राजा, ठीक है। उसके बाद 5000 पर शासन करने वाला वो हो गया आपका एक तरह से महाराजा। उसके बाद इसको इनकी संख्या अपन बढ़ा भी सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए अपना समझ रहे हैं। इसको ये मान के चलो कि 20,000, ठीक है, 20,000 पर हो गया एक सम्राट और 1,00,000 पर हो गया एक चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है। तो सिर्फ इनकी संख्या अपने इच्छा अनुसार जैसे उसका साम्राज्य रहा होगा उसके अनुसार ये बढ़ भी सकते हैं। तो राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, तो इसी तरह से इन राजाओं के यहाँ, और ये जो अधिकांश कवि हैं वो दरबारी रहे। केशव जी के लिए बताया जाता है कि केशव जी हैं वो इंद्र सिंह के दरबारी कवि थे और नरेश स्थान का नाम। बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, बिहारी जी ने दोहे लिखे, ठीक है। दोहा अपने आप में एक छंद, ठीक है, और मात्रिक छंद। ये इनकी खातिर बताया कि ये जयपुर स्थान, राजस्थान का जयपुर, नरेश राजा जयसिंह, राजा जयसिंह के जो दरबारी कवि थे उन दरबारी कवियों में ये शामिल थे। इनको राजा ओरछा नरेश इंद्र खातिर बताया जाता है कि केशव को 21 गांव की जो जागीर है वो दे दी थी। इनको भी कुछ अशरफियों से तोला गया। तो
बिहारी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय के जो कह सकते हैं कि रचनाकार हैं, उनकी जो भाषा है वो एक तरह से ब्रज रही, ठीक है। और वो उन्हीं का जो गुणगान है, ठीक है, और वो क्या करते थे, मजबूरी थी। उसके बाद कहते हैं कि जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी हुए। चिंतामणि, चिंतामणि की खातिर बताया जाता है कि सूर्यवंशी, सूर्यवंशी जो राजा, उनके राजा के ये जो दरबारी कवि रहे सूर्यवंशी। देखा जाए तो जिस तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अपने जो माथे के ऊपर है, और एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने ललाट पे जो तिलक लगाते थे, ठीक है, तिलक लगाते थे, तो उसमें जिस तरह कई तो ये मान के चलो कि आप इस तरह से इस तरह का जो चिन्ह है वो रखा करते थे, ठीक है। कुछ जगह ऐसा रख लेते थे, ठीक है, और कुछ जगह सिर्फ इतना रख लेते थे। कुछ लोग कुछ में ये मान के चलो कि इस तरह की जो होती थी, और कुछ जो थे वो ये मान के चलो आप कि जैसे चंद्र वाला होता था, ठीक है, तो ऐसा हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ सूर्यवंशी राजा उस्ला मकरनसा के जो कवि हैं वो हुआ करते थे, ठीक है। देव, देव की खातिर बताया एक नजर और डालें तो सूर्यवंशी कौन है? सूर्यवंशी हमारे श्री राम जी, श्री राम जी, रामचंद्र भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में, ठीक है। तो वो भी अपने ललाट पे, माथे पर, और इसी तरह का जो माथे पे तिलक लगाना, जनेऊ धारण करना, ठीक है, तो वो संस्कारों के अंतर्गत है, वो इस तरह से किया करते थे। तो ये उनकी खातिर बताते हैं कि ये भी एक चिंतामणि शासक है, मकनसा एक कवि थे। देव, देव के लिए कहा जाता है कि ये आजम शाह के, आजम शाह के कवि थे, और उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था, देवकृत रचना का नाम था भवानी विलास। भवानी विलास का मतलब, वो जो भवानी विलास का मतलब है राजमहल से था, ठीक है। ये जो विलास है इसका जो संबंध है वो एक तरह से राजमहल से था। तो उस राजमहल का कह सकते हैं कि सौंदर्य, सौंदर्य कह सकते हैं उसकी खूबसूरती, या उसकी सुंदरता, ठीक है, और उसको लेकर के, और उन्होंने उस अपने जो शासक है आजम शाह, उन आजम शाह का के व्यक्तित्व का परिचय वो उन्होंने दिया। इसी क्रम में जो अगले कवि हैं उनका नाम है भवानी दत्त वैश्य। जिस तरह से अपने गोत्र है ना, ये वैश्य एक तरह से गोत्र, ठीक है, जिस तरह से ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो अपने हिंदुओं के खातिर वैष्णव का जो उपयोग है, वो नाम है, वो इससे रखा जाता है। जिस तरह से आप कई बार देखते हो कि जो अमुक शहर है उस शहर के अंदर लिखा हुआ होता है कि वैष्णव भोजनालय, जैसे अमुक व्यक्ति के नाम के साथ नाम लिखा होता है, तो वैसे इनकी नाम के आगे भी बताया गया कि भवानी दत्त वैश्य, उनकी जो वो जो थे वो कुशल सिंह के कवि थे। जो कुशल सिंह नामक एक शासक हुए, उनके ये दरबारी कवि रहे। और दरबारी कवि रहने के साथ साथ आगे वाले जो हैं उनकी उन्हीं के व्यक्तित्व को लेकर के रचना की। आगे वाले हैं भिखारी दास। भिखारी दास एकमात्र रीति काल के आचार्य कवि ठहरते हैं, आचार्य, क्योंकि बाकियों में तो जो होड़ है वो लगी हुई थी, लेकिन रीति मुक्त और रीति सिद्ध और रीति बंध स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत देखें तो इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं के अंदर एकदम साफ सुथरी, और कहीं भी कोई विलासिता को लेकर के ऐसा नहीं। तो भिखारी दास जो है वो प्रतापगढ़ के जो हिंदुपति सिंह जी हैं उनके कवि थे, ठीक है। इसी क्रम में गणानंद, गणानंद प्रेम की पीर के कवि, और उन्होंने सुजान और उनको लेकर के अपनी काव्य रचना की। तो उन काव्य रचनाओं के अंतर्गत ये देखने को मिला कि ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। अब गणानंद के जिनके यहाँ दरबारी कवि बने, तो ये क्या है कि अपने शासक की तरफ पीट करके बैठते थे, और सुजान नामक जो नर्तिका थी उनसे उनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इस प्रेम प्रसंग को लेकर के
और उन्होंने अपनी काव्य रचना की। तो उन काव्य रचनाओं में ये देखने को मिला कि ये इन्हें दरबार से निकाल भी दिया गया था। ठीक है, तो उनका जो प्रेम प्रेम की पीर का मतलब कह सकते हैं कि सुजान को लेकर के वो एक तरह से अपनी काव्य रचनाएं करते रहे। ठीक है, हालांकि दरबारी कवि हैं वो मोहम्मद शाह रंगीले के रहे। फिर इसी क्रम में जो है वो पद्माकर पद्माकर जी ने ऋतु वर्णन किया, किंतु यहाँ उनकी जो रचना है जगत विनोद है। तो जगत विनोद नाम से एक काव्य कृति रही और उसमें उनको लेकर के और उन्होंने अपनी काव्य रचना की। इसी क्रम में अगर दृष्टि डालें तो केशव जी को ले लेते हैं। तो केशव जी के लिए कहा जाता है कि जिस तरह से इंद्र सिंह के दरबारी कवि थे और कई कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य ग्रंथ भी लिखे, जैसे केशव जी की खातिर कहा जाता है कि केशवकृत जहांगीर जहांगीर की जो जस चंद्रिका है उसको लेकर के उन्होंने काव्य रचनाएं वो की। ठीक है, तो ये जो शासक और उन शासकों की रचनाएं। इसी क्रम में जो एक देखें तो यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग रीति काल में एकमात्र ऐसे कवि और एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने क्या है कि वीर रस का प्रयोग किया। एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने वीर रस का प्रयोग किया और उन्होंने जो हमारे शिरोमणि, ठीक है, एक तरह से हिंदुओं के लिए अपने आप में ये कह सकते हैं कि अपनी जाति को बचाने के लिए और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए अपना सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, और उनकी जो रचना है जिस तरह से उनका नाम लो तो भी अपने आप में एक तरह से स्फूर्ति अपने शरीर के अंदर दौड़ जाती है। तो इसी तरह से भूषण जी की जो रचना है वो शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक को लेकर के उन्होंने काव्य रचना की। उनके दरबारी कवि रहे और दरबारी कवि रहने के साथ साथ उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं वो की। ठीक है, तो प्रत्येक जो कवि है प्रत्येक कवि के लिए कहा जाता है कि ये अपने शासक के दरबारी कवि थे। उन दरबारी कवि होने के साथ साथ उनकी गुणशील स्वभाव की प्रशंसा किया करते थे। इनकी कुछ मजबूरियां रही, इन मजबूरियों के चलते उन्होंने एक तरह से अपनी काव्य रचना की। और उसके साथ साथ जैसे आपको बताया कि जो कुछ राजा कुछ महाराजा कुछ कवि कुछ आचार्य, ठीक है, तो इन सब का अपना अपना एक मत है। और उसके अनुसार केशव जी हैं वो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि हैं। बिहारी हैं वो जयपुर नरेश जयसिंह जी के हैं। चिंतामणि है वो सूर्यवंशी जी के हैं। मुगल शाह के कवि हैं। आजम देव है वो आजम शाह के हैं। भवानी दत्त हैं वो कुशल जी के हैं। भिखारी दास जी हैं वो प्रतापगढ़ के हिंदूपति शिव सिंह जी के हैं। और घनानंद है वो मोहम्मद शाह रंगीले। पद्माकर भी अपने आप में रीतिकाल में स्थान रखते हैं। इसके साथ साथ केशव ने जहांगीर की जो चंद्रिका उसकी रचना की और भूषण ने शिवराज भूषण और दशक। ठीक है, अब ये तो थे आश्रयदाताओं की प्रशंसाओं को लेकर के। अब इसी क्रम में जो गद्य साहित्य हमारा, ठीक है, गद्य साहित्य ये कह सकते हैं कि एक तो पद और एक गद्य। ठीक है, तो पद अर्थात पद्यांश, गद्य अर्थात गद्यांश। तो पद की खातिर बताया जाता है कि रीतिकालीन काव्य के साथ साथ गद्य साहित्य भी लिखा गया। अब उसने बताया कि रीतिकाल में जो श्रृंगार विलासिता को लेकर के अलंकारों को लेकर के एक तरह की काव्य रचना की ना, तो उस काव्य रचना के अंतर्गत ये कहा जाता है कि इस युग के अंदर जो है वो गद्य काव्य भी लिखा गया। और गद्य काव्य के अंदर है जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहा था, तो गद्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। जो अपना उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर कहें या अपना जो पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान कहें, तो उसके साथ साथ ये जो अपना आसपास का जो एनसीआर का क्षेत्र आता है, तो इस उसको भी लेकर के और उसके साथ साथ जो दक्षिण भारत है उसको भी लेकर के, तो उनमें बताया जाता है कि गद्य है वो ब्रज भाषा के अंदर लिखे। ब्रज भाषा राजस्थानी भाषा, खड़ी बोली हिंदी, हरियाणवी का फर्क जो कह सकते हैं कि प्रभाव, दक्षिणी दक्षिण की तरफ मैथिली कहने मतलब बिहारी बिहारी
जो है उसकी तरफ। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली, जो विद्यापति अपने मैथिल कोकिल के नाम से एक तरह से कवि रहे। और मतलब सर्वजन मीठा, अर्थात सभी मीठा बोलने वाले और अच्छा सुंदर बोलने वाले। तो मैथिली भाषा में लिखा ये जो रीतिकालीन काव्य है, रीतिकालीन का काव्य के दौरान ये जो गद्य साहित्य है, उस गद्य साहित्य का जो निर्माण है वो आपका ब्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा के अंदर, खड़ी बोली हिंदी के अंदर, दक्षिणी दक्षिणी और मैथिली भाषा में लिखा गया। अब इसकी खातिर आगे कहते हैं कि जिसमें ब्रज भाषा और राजस्थानी का गद्य साहित्य पर्याप्त समृद्ध, प्रौढ़ और प्रचुर और बहुमुखी है। अब उन्होंने बताया कि एक तो अंतर्मुखी, मतलब अपने में सिमट के रह जाए, जबकि इनकी खातिर बताया जाता है कि बहुमुखी अर्थात सभी के साथ मिलता जुलता, मेल खाने वाला। ठीक है, तो इनकी खातिर कहते हैं कि राजस्थानी का और माफ करना, राजस्थानी के साथ साथ ब्रज भाषा और राजस्थानी जो बोली भाषा है, उस भाषा के अंदर ये जो गद्य है वो पर्याप्त समृद्ध और प्रौढ़ प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अब ब्रज भाषा में धार्मिक और जो उपयोगी गद्य के साथ ललित गद्य भी लिखा गया। क्या नाम है, ललित साहित्य है। ठीक है, उसकी भी जो रचना है वो की गई। उसके साथ साथ ब्रज भाषा के अंदर है धार्मिकता को लेकर के। ठीक है, क्योंकि अपन भक्ति काल पे नजर डालें तो जैसे रीति काल के बाद ब्रज भाषा को दरकिनार कर आधुनिक भाषा या गद्य साहित्य को लिखा गया। उससे पहले पद ही चल रहे थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या है कि इसको दरकिनार कर और एक तरह से खड़ी बोली हिंदी के अंदर अपने आप में कवि रचनाएं की। तो इस क्रम में वो कहते हैं कि ये जो भाषा थी उसमें धर्म और उपयोगी ग्रंथों के साथ, गद्य के साथ ललित गद्य भी लिखा गया। कहना मतलब इस तरह की जो रचना है वो भी उसमें होती रही। ठीक है, और उसके साथ साथ अब उसमें था क्या, उसमें एक नजर डालें तो उसमें देखें तो वो कहते हैं कि जो कथा, ठीक है, जो कथा जुड़ी हुई थी उससे, वार्ता अर्थात जो बातें अमुक राजा की कह सकते हैं, अमुक एक तरह का प्रेम प्रसंग कह सकते हैं, जीवनी, ठीक है, उनके जीवन की जो यात्रा वृतांत है वो देखने को मिले, वर्णन, उसके साथ साथ पत्र, आत्मचरित्र, उनकी आत्मा, उनको लेकर के। ठीक है, संवाद योजना जो केशवदास जी वाली। ठीक है, वचनिका, वचन, टीका, अनुवाद आदि विद्याओं में मिलता है। कहने का मतलब ये था कि इस दौरान जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य के अंदर जो कथा थी, वार्ता थी, जीवनी थी, वर्णन है, पत्र है, आत्मचरित्र है, संवाद योजना है, वचनिका है, टीका, अनुवाद आदि का विद्याओं का भी वर्णन है उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ गद्य की दृष्टि से भी इस साहित्य का निर्माण है वो उपयुक्त ठहरता है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो हिंदी साहित्य के अंदर है, हम लोग परिस्थितियों में पढ़ते हैं तो परिस्थितियों के अंदर है, जिस तरह से ये कहें कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ग्रियेशन है, शिव सिंह सेगर हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उसके साथ साथ बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस युग में काव्य क्रम एवं महत्व की दृष्टि से कहते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं उन लोगों ने इस तरह, उन लोगों के मध्य जो बातचीत हुई उस बातचीत को अपनी रचना में उन्होंने स्थान दिया और उसको लेकर के रचनाएं की। इसी क्रम में वो कहते हैं कि 252 वैष्णव की वार्ता, कहने मतलब जो हिंदू शासक थे और हिंदू जो कवि थे उन कवियों की जो रचनाएं थी उन रचनाओं को इस तरह से 84 वैष्णव वैष्णव की वार्ता कहा और 252 वैष्णव की वार्ता कहा, उसमें वो अग्रणी रहे। और इस युग में खड़ी बोली में भी गद्य काफी लिखा गया और आधुनिक युग में अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब कहने का मतलब कह सकते हैं कि उस दौरान जो ब्रज भाषा का जो प्रभाव था, उस ब्रज माफ करना, उस ब्रज भाषा के प्रभाव के साथ है यहाँ आधुनिक युग आते आते, क्योंकि रीतिकाल के बाद जो अगला काल था वो आधुनिक काल था, और इस काल के आते आते और एक तरह से
ब्रज के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी ने अपना स्थान ले लिया था। तो एक दृष्टि डालें तो उसमें ये देखने में सामने आता है कि यहाँ इन लोगों इनकी जो रचनाएं थी, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता या 252 वैष्णव की वार्ता, तो उस दृष्टि से भी इस युग में खड़ी बोली में भी गद्य वो काफी लिखा गया और आधुनिक युग में अपना जो वर्चस्व है उसने स्थापित किया। अब इसके पश्चात जो अगला बिंदु आता है वो आता है अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियां। अगला जो बिंदु है वो अपना है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक परिस्थितियां तो सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत ये चीजें हमें जैसे नाम से पता चल रहा है, सांस्कृतिक अर्थात संस्कृति को लेकर के। तो इस संस्कृति को लेकर के उन्होंने जो काव्य रचनाएं की, उन काव्य रचनाओं के अंदर ये चीजें हमारे सामने निकल करके सामने आती हैं कि ये जो युग था, उस युग में संस्कृति तो एक तरह से क्षत विक्षति हो रही थी, क्योंकि जो अकबर है, बाबर है, कह सकते हैं कि बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन सब के यहाँ एक तरह से देखें तो इन दो तीनों को छोड़ दें, जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया और शाहजहां हो गया, ठीक है। और जब शाहजहां रुग्ण अवस्था में था, जब वो अंतिम अवस्था के दौरान, तो इसके जो पुत्र थे वो एक तरह से अपने आप में हिंसक जानवरों की तरह आपस में लड़ा करते थे। तो यहाँ तो संस्कृति की दृष्टि से तो देखें तो ये रीतिकाल है, वो अपने आप में एक तरह से भोग विलासिता का युग रहा, ठीक है। और एक तरह से संस्कृति का तो पतन ही हो रहा था। हमारे जो कह सकते हैं कि अ, ये जो इन्हीं मुगल शासकों में औरंगजेब आया, तो औरंगजेब ने तो हमारे वेदों की एक तरह से होली खेली उन्होंने, ठीक है। हमारी संस्कृति को एक तरह से क्षत विक्षत कर दिया। वो तो कह सकते हैं कि अकबर, शाहजहां, ये लोग तो फिर भी क्या है कि कला प्रेमी थे, और उन्होंने अपने जैसे प्रेम की प्रतीक के रूप में या कुछ जैसे ऐसे जो म्यूजियम घर वगैरह उनका जो निर्माण करवाया, या कह सकते हैं कि जिस तरह आगरा का ताजमहल शाहजहां ने निर्माण किया, इसका करवाया, माफ करना। तो औरंगजेब ने तो एक तरह से ज्यादती सी कर दी थी, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। तो रीतिकाल रीतिकाल के दौरान देखा जाए तो मुख्यतः ये आशीर्दाताओं की प्रशंसा करना, ये जो लोग दरबारी कवि और गद्य साहित्य का अपना निर्माण, गद्य के अंदर ब्रज भाषा का अपना प्रभाव, ब्रज भाषा के प्रभाव के साथ साथ ब्रज में धार्मिकता, और उसको जो उपयोगी ग्रंथ है वो ललित गद्य साहित्य में लिखे गए। उनमें जो कथा, वार्ता, जीवनी, वर्णन पत्र, आत्मचरित्र, संवाद, वंशनिका, टीका, अनुवाद आदि का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। और इसी क्रम में जिस तरह से जो अलग अलग विद्वान रहे, उन विद्वानों ने अपने जो आश्रयदाता हैं, अपने आश्रयदाताओं के यहाँ रह करके उनकी एक मजबूरी बताई कि उसके चलते, और उन्होंने काव्य रचनाएं की। केशव इंद्र सिंह के यहाँ रहे, बिहारी हैं वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, चिंतामणि मरगन साज जी के थे, देव है वो आजम शाह के, और प्रसाद भवानी दत्त से हैं वो कुशल जी के थे, भिखारी दास है वो प्रताप सिंह के, और गणानंद मोहम्मद शाह रंगीले के पद्माकर भी रीतिकाल में अपना स्थान रखते हैं। और इसी क्रम में देखें तो भूषण है वो भूषण ने शिवराज भूषण और छत्रसाल नामक काव्य की रचना की, ठीक है। तो बाकी जो है हम लोग कल अध्ययन करें।